इस क्लास में सेकंड कंसेप्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे जो आपको मिला हुआ है। अब देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं, एंट्रेंस फीस का ट्रीटमेंट आपको पता है क्या करते हो आप? एंट्रेंस फीस को आप बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाते हो जो साल के बीच में मिली होगी। अब एक बात है, देखो आपको पता है कि एंट्रेंस फीस जो आप लायबिलिटी साइड में दिखा रहे हो क्या सारी की सारी लायबिलिटी में जाएगी? देखो बात तो यही होनी चाहिए क्योंकि लायबिलिटी में जाएगी, आपने पढ़ा यही है। लेकिन हो सकता है कि आपको पिछले साल की मिलनी बाकी हो जो इस साल में मिली हो। जैसे आपकी सब्सक्रिप्शन में क्या ट्रीटमेंट करते थे, पिछले साल की मिलती जो करंट ईयर में से लेस करते थे, करंट ईयर की रिसिप्ट में से। ठीक है, आप एक बात ध्यान रखें, आपके पास ना एंट्रेंस फीस रिसीवेबल है ओपनिंग बैलेंस में, एंट्रेंस फीस रिसीवेबल ₹20,000 ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में आएगी ये। ठीक है, अब बात को आप समझे। देखो आपको पिछले साल मान लेते हैं 90,000 रुपए मिले थे एंट्रेंस फीस के, मिलने थे सॉरी। ठीक है, मतलब उस साल की एंट्रेंस फीस जो लायबिलिटी साइड में जानी थी वो 90,000 जानी थी। लेकिन उसमें से आपको मिले कितने, बैंक लिख लो या रिसिप्ट एंड पेमेंट लिख लो, आप जो भी समझे। तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ था 70 से और आपको एंट्रेंस फीस जो नहीं मिल पाई थी उस साल में रिसीवेबल जो थी वो 20,000 नहीं मिल पाई। ठीक है, मतलब ये इस साल, ये लास्ट ईयर की एंट्री कर रहा हूं मैं। करंट ईयर में ये पहले मिली होगी, मान लेते हैं करंट ईयर में आपको 70,000 रुपए मिले हैं टोटल में 70,000 रुपए मिले। तो बैंक अकाउंट डेबिट 70,000 टू सबसे पहले एंट्रेंस फीस रिसीवेबल को लेस करो जो पिछले वाली मिली होगी, इसमें से इंक्लूड होगी। मतलब करंट ईयर की एंट्रेंस फीस जो लायबिलिटी साइड में जाएगी वो 50,000 रुपये जाएगी। बात समझ आनी चाहिए, 50,000 रुपये जाएगी। तो मैं क्या ट्रीटमेंट करूंगा? मैं ट्रीटमेंट यही करूंगा, जो ये आपको एंट्रेंस फीस रिसिप्ट एंड पेमेंट में दे रखी है 70,000 की, उसमें से 20,000 पिछले तो सेट हो, वो 20,000 का बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस शीट में नहीं आएंगे, एसेट साइड में, ओपनिंग में आएंगे। और बाकी बचे हुए 50,000 जो है वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में एंट्रेंस फीस के नाम से शो होंगे। ये ट्रीटमेंट होना चाहिए। ठीक है, अब देखो 12th में क्या ट्रीटमेंट होता है इसका, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ 12th के लिए क्योंकि मैं आपको 12th वाली वीडियो को ही बीच में मर्ज कर रहा हूँ, मैं आपको बता दूं। क्योंकि देखो बाकी क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है, जैसे आप पढ़ रहे हैं वैसे का वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैंने आपको जो डिफरेंस है ना ट्रीटमेंट में वो बता दिया 12th क्लास से। 12th क्लास में क्या होता है, यही एंट्रेंस फीस इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में आ जाती, इससे सरप्लस 50,000 से बढ़ जाएगा। सरप्लस 50,000 से बढ़ जाएगा तो कैपिटल फंड में सरप्लस 50,000 ज्यादा आएगा, लेकिन बैलेंस शीट का टोटल फिर भी मैच होगा क्योंकि एंट्रेंस फीस फिर लायबिलिटी शायद में नहीं शो होगी जो आपके सीए के ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग है। तो देखो मैं आपको 12th वाली वीडियो ही मर्ज करके दे रहा हूँ इसमें। ठीक है, लेकिन एक बात आप ध्यान रखें, आपको 50,000 रुपए का सरप्लस ज्यादा मिलेगा वहां पे, क्योंकि एंट्रेंस फीस वहां पे कहां पे शो हुई होगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में। लेकिन बैलेंस शीट का टोटल फिर भी मैच हो जाएगा क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अगर एंट्रेंस फीस नहीं आई अगर आपके अकॉर्डिंग तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में तो आएगी ना, लेकिन 12th क्लास में वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में नहीं आती, बात वहीं हो जाती है। ठीक है, बात तो समझिए, बैलेंस शीट का टोटल मैच हो जाएगा लेकिन आपका सरप्लस जो है जो क्वेश्चन में आएगा वहां पे सरप्लस 50,000 ज्यादा आएगा और आपके ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग वो 50,000 कम हो जाएगा। बस इतना ही आपको बताना था। ठीक है, ठीक है। अब देखो मैं आपको हर एक स्टेप को करके पहले से ही फिर मैं उसको यहाँ पे बोर्ड पे आपको समझा दूंगा क्योंकि हम लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि आपने स्टेप्स तो ऑलरेडी समझ ही नहीं है। ठीक है, बस उसका ट्रीटमेंट मैं डिस्कस कर लूंगा। जैसे अब आप सेकंड क्वेश्चन अगर पढ़ें तो आप देखिए रिसिप्टेड पेमेंट के डेबिट में कैश, मैं पहले स्टेप की बात कर रहा हूँ, कैश और करंट अकाउंट का मतलब बैंक बैलेंस। तो कैश आपके पास ओपनिंग पड़ा हुआ है 1/4/19 को 10,000 रुपए और बैंक बैलेंस पड़ा है 1 लाख रुपए। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 10,000 रुपए और 1 लाख रुपए, और क्लोजिंग पड़ा हुआ है आपके पास 5,000 रुपए और 90,000 रुपए, ये भी हमने लिख दिए। ये पहला बैलेंस हो गया। ठीक है, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट सही निकलता है हमेशा। उसके बाद आगे की बात करते हैं। फिर हमारे पास ना कुछ बैलेंसेस दे रखे हैं ओपनिंग, कुछ क्लोजिंग भी, ऐसी बात नहीं है। जैसे बिलियार्ड टेबल है जो जैसे स्पोर्ट्स वगैरह करवाते हैं तो वहाँ पे यूज होता है, जैसे टेबल टेनिस वगैरह नहीं होता वैसे बिलियार्ड टेबल भी है। अब बिलियार्ड टेबल है जो हमें वैसे इससे क्या मतलब कि क्या होता है, हमें सिर्फ ये पता है कि एसेट्स है। ठीक है, बिलियार्ड टेबल जो है हमारी 3 लाख रुपए की है, 3 लाख रुपए ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद फर्नीचर 60,000 रुपए और
उसके बाद हमारे पास सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स, ओपनिंग सब्सक्रिप्शन मतलब रिसीवेबल, एरियर्स का मतलब रिसीवेबल 30,000 रुपये सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, ठीक है। और क्लोजिंग हमें ना जो दे रखी है ना वो कह रहा है कि ना सब्सक्रिप्शन ₹7,419.20, उसने ये भी बोला एज एट 31 मार्च 2020 4/19/20 मतलब उस साल के सिर्फ उस साल के 7,000 बकाया है, पिछले भी देखने पड़ेंगे, वो बाद में देख लेंगे, वो देख लेंगे हम। लेकिन फिलहाल मुझे ये पता है कि 7,000 रुपये 19-20 के सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल में 7,000 तो यहाँ पे लिख दूँ ना, जो आप लिखते हैं, समझ रहे हैं बात को, क्योंकि बैलेंस शीट में आप लिखते थे, छोटे क्वेश्चन ध्यान करो। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल अगर मान लो 2 सालों की होती थी एरियर्स, तो हम क्या करते, दोनों को अलग अलग करके दिखाते थे, वही चीज मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। 7,000 मुझे पता है, मैंने लिख दिया, बाकी हमें ट्रांजेक्शन से जो जैसे पता लगेगा वहां पे देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा सैलरी आउटस्टैंडिंग ओपनिंग दे रखी है, क्लोजिंग भी दे रखी है। सैलरी आउटस्टैंडिंग ओपनिंग 2,000 रुपए की और क्लोजिंग 3,000 रुपए की हमें गिवन है, हमने लिख दी लाइबिलिटी साइड में। डेप्रिसिएशन हमारा थर्ड स्टेप में कवर होता है। इसके अलावा एंट्रेंस फीस रिसीवेबल है। देखो आप कंफ्यूज मत होना, एंट्रेंस फीस पिछले साल मुझे मिलनी थी, एक मेंबर जो है वो बन चुका है मेंबर, उसकी एंट्री फीस आनी बाकी है, तो आपने पैसा लेना है ना, लेना है तो यहाँ पे लिख दो एंट्रेंस फीस रिसीवेबल 20,000 रुपये, ठीक है। देखो जैसे मैं आपको बोलूँ, पिछले साल आपकी ना एंट्रेंस जो फीस थी ना टोटल बनती थी पिछले साल 1 लाख, जिसमें से हमें कैश मिल गया, मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट लिख देता हूँ, पिछले साल कह रहा हूँ 80,000, तो 2,000 रुपये क्या थी एंट्रेंस फीस रिसीवेबल 20,000। ये तो आपकी उसमें शो हो गए होंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, पिछले साल वाली में। ये रिसीवेबल जो इसके अगेंस्ट नहीं मिले वो हमें एसेट साइड में दिखाने हैं, समझ रहे हैं बात। अच्छा, उसके बाद हमने बैलेंसेस सारे नोट डाउन कर लिए। अब बैलेंसेस के बाद हम अगला स्टेप क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन्स का करेंगे। तो हम ट्रांजेक्शन्स के ऊपर बात करेंगे। देखो मैंने ट्रांजेक्शन्स नोट कर दी हैं, अब हम ट्रांजेक्शन के ऊपर बात करते हैं। जैसे हमने स्टेप 1 लिखा हुआ मैंने आपको दिखा दिया, वैसे हम ट्रांजेक्शन्स पे बात करते हैं एक एक करके। देखो सबसे पहले हमारी जो ट्रांजेक्शन है वो एंट्रेंस फीस है, कितने की है 70,000 रुपये की। अब एक बात बताओ ना, आपको ये तो पता है ना कि एंट्रेंस फीस कहाँ जाती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर एंट्रेंस फीस 70,000 रुपये मिली है, लेकिन इसमें से 20,000 रुपये पिछले मिले हैं। देखो पहले लेने थे हमने एंट्रेंस फीस रिसीवेबल के नाम के 20,000 रुपये, तो 20,000 रुपये तो मिले हैं रिसीवेबल के नाम के, उसको तो हटाओ। इस साल के कितने मिले हैं 50,000 रुपये, तो हम यहाँ पे एंट्रेंस फीस के नाम के 50,000 रुपये लिखें, ठीक है। एंट्रेंस फीस का यही ट्रीटमेंट होगा, वो रिसीवेबल अपने आप ही गायब हो जाएंगे, क्लोजिंग में नहीं लिखे जाएंगे आपको, क्योंकि 70 में 20 वो कवर हो गए और 50,000 रुपये हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चले गए, ठीक है। अगला पॉइंट सब्सक्रिप्शन। देखो सब्सक्रिप्शन अकाउंट आपने छोटे क्वेश्चंस करे थे, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में 3 सालों का डेटा मैं आपको देता था, वही क्वेश्चन दिया है। देखो समझो बात को ध्यान से, तीनों सालों के आपको कितने मिले, टोटल मिला के मिले हैं 25,000, 1 लाख और 20,000 रुपये, तो टोटल हो गया 1,45,000 रुपये। यहाँ पे लिख देता हूँ 1,45,000 रुपये। अब एक बात चेक करो, आपको पिछले साल की स्टार्टिंग में कितने लेने थे, मतलब इस साल की स्टार्टिंग बोलूँ सॉरी, पिछले साल के एंड में सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 30,000 रुपये, मैंने यहाँ पे लिख दिया 30,000 रुपये टू बैलेंस बीडी। लेकिन यहाँ पे चेक करो 30 में से 25 मिले हैं, 25 मिले हैं तो पिछले साल के मतलब 18-19 के अभी भी 5 लेने बाकी है, मैं यहाँ पे लिखूंगा 5,000 रुपये। और आपने 7 ऑलरेडी यहाँ पे लिख ही रखे थे पहले, जब आपको पता लगा कि 4 बोल रखा है, ठीक है, तो 5 ये और 7 तो खुद ही बोल रखा है क्वेश्चन के अंदर, वो भी लिख दे, टोटल हो गए 12। अच्छा, क्लोजिंग एडवांस आपको गिवन ही है। जब आपको करंट ईयर 19-20 के अंदर 20-21 के पैसे मिल रहे हैं 20,000, तो ऑब्वियस है ये क्लोजिंग एडवांस है टू बैलेंस शीट। तो आपको ये बैलेंस गिवन है 30,000 रुपये ओपनिंग, और ये गिवन था, ये हमने निकाला, 30 में से 25 मिले हैं तो 5 ये लिख दिए। रिसीव हुए हैं टोटल 1,45, ये क्लोजिंग एडवांस है जो आपको गिवन है। ओपनिंग एडवांस इस क्वेश्चन में नहीं है, तो बैलेंसिंग फिगर हमारा क्या आ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। अब इन बैलेंसेस को भी तो लिखना है, कोई लिखने से रह तो नहीं गया, चेक कर लो क्योंकि गलती हो जाती है। आपके पास ओपनिंग बैलेंस 30,000 रुपये है, मैंने लिख रखा है ऑलरेडी, ये आपने 7 पहले से लिखा हुआ था, लेकिन 5 मुझे और लिखने हैं यहाँ पे, तभी मैंने जो मैंने लिखा है ना अलग ही कुछ किया है, उसको मैंने स्पेशली क्या किया है, ब्लू मार्कर से लिखा है ताकि आपको बात समझ आ रहे। तो 5,000 मैंने अब ऐड करे हैं, ये मैंने बैलेंस वाले स्टेप में नहीं लिखा था, मैंने ट्रांजेक्शन वाले स्टेप में इसको लिखा है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इसके।
आपके 1,07,000 रुपये कहाँ चले जाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में सब्सक्रिप्शन देना पे, और ये क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस यहाँ पे आ जाएगी, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या हमेशा सारा कुछ बैलेंस नीचे ही गिवन होगा? ये जरूरी नहीं है। अब ये देखो ना, ये बैलेंस कहाँ से निकल के आया? ये ट्रांजेक्शन में से बैलेंस निकल के आया। जो बैलेंस क्लियर कट गिवन है वो तो लिख दो, जो क्लियर कट गिवन नहीं है ना, ट्रांजेक्शन पे आते आते अपने आप पता लग जाएंगे। और भी बैलेंस आने हैं अभी देखो, तभी तो मैंने यहाँ पे देखो ये बैलेंस कहाँ, तो गिवन थोड़ी ना थे नीचे, ये ट्रांजेक्शन देखते टाइम ही निकले हैं। समझे बात को? तो सेम एज ये बैलेंस भी मेरा ट्रांजेक्शन देखते टाइम निकला है, मैं इसको लिखूंगा यहाँ पे। इंपॉर्टेंट है ये बात, इसको भी बिल्कुल, बल्कि मेरे को ब्लू से लिखना चाहिए। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। उसके बाद अगले पॉइंट पे आते हैं। लीग ऐसी आपको पता है कैपिटल रिसिप्ट है, आपको डिटेल पढ़नी है क्या? मैंने समझाया था वहाँ पे कि डेथ होती है तो विल के पर्सन विल में अपनी लिख के चला जाता है, कैपिटल रिसिप्ट है तो वो सब कुछ है। तो 50,000 रुपये में कहाँ लिख दूंगा? बैलेंस शीट के अंदर क्लोजिंग में। इसी तरीके से एंडोमेंट फंड, जिसमें इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, इससे कमाने वाले इनकम के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, इसलिए ये भी हमारा कैपिटल रिसिप्ट और कहाँ पे शो होगा? बैलेंस शीट में 1,00,000 रुपये, ये रहा। उसके बाद नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट थी, चेक करो, आपके पास 2,000 रुपये का इंटरेस्ट आ रहा है, कहीं नीचे बैलेंस तो गिवन ही नहीं था, और ट्रांजेक्शन देखते टाइम ही पता लगा कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी थी 40,000 रुपये की। वो 40,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट एग्जिस्ट करती थी तभी तो इंटरेस्ट आया। तो ये इन्वेस्टमेंट कहाँ से निकल के आई? जो मैंने ब्लू मार्कर से लिखा है, ट्रांजेक्शन चेक करते टाइम ही निकल के आई है कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट ओपनिंग में पड़ी थी। मतलब बैलेंसेज हमेशा बैलेंसेज के स्टेप में जरूरी नहीं है कि मिलेंगे, ट्रांजेक्शन के स्टेप में भी हमारे बैलेंसेस निकल सकते हैं। देखो जैसे ये एग्जांपल है, आप इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट देख रहे थे, साथ में ब्रैकेट में लिखा हो तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब आपके पास ओपनिंग थी तभी तो वो इन्वेस्टमेंट, आप इसके ऊपर इंटरेस्ट मिला है, ठीक है। आप ऐसे भी कह सकते हैं साल के बीच में ली होगी, अगर साल के बीच में ली होगी तो रिसिप्ट एंड पेमेंट के क्रेडिट में बाय इन्वेस्टमेंट ना लिखा होगा, कहीं पे देख लो लिखा हुआ तो नहीं लिखा हुआ। ये ओपनिंग बैलेंस पड़ा था मेरे पास 40,000 रुपये का, मैंने लिख दिया। अच्छा बात ये आती है कि जो इंटरेस्ट है ये 2,000 रुपये, ये मैंने इनकम में लिख दी, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और इसका ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। आपके गवर्नमेंट बॉन्ड्स एक एसेट्स होती है, पहले तो जैसे शेयर्स होते हैं ना, डिवेंचर्स वगैरह खरीदते हैं, किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, एक हिसाब से ये डॉक्यूमेंट है। आपने किसी कंपनी के गवर्नमेंट बॉन्ड्स थे, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला, आप एक बार चेक करके देखो, आपके पास स्टार्टिंग में तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स थे ही नहीं। देखो एक बात सोचो, इंटरेस्ट मिला मुझे इन्वेस्टमेंट के ऊपर, मैंने उसी टाइम देखा कि क्रेडिट साइड में कोई इन्वेस्टमेंट खरीदी तो नहीं है, नहीं खरीदी तो ओपनिंग बैलेंस था। अब सेम बात चेक करो, इंटरेस्ट मिला गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे, क्या ओपनिंग बैलेंस नीचे दे रखा था? मुझे नहीं दे रखा था, मतलब खरीदी होगी, खरीदी होगी। वहां पे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट में लिख रखा, मतलब खरीदी नहीं थी, पहले से पड़ी थी। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स मेरे पास साल के स्टार्टिंग में तो नहीं था, इसका मतलब खरीदी होगी। क्रेडिट साइड में चेक कर लो क्या खरीदी हुई है, देखो लिखा हुआ 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स 20,000 रुपये के, मतलब सबसे पहले आपका काम होना चाहिए गवर्नमेंट बॉन्ड्स यहाँ पे क्लोजिंग में। ओपनिंग में तो आएगा नहीं, ओपनिंग में तो थी नहीं, साल के बीच में खरीदा गया है, 1 अप्रैल 19 को नहीं, 1 अप्रैल 19 के बाद किसी भी दिन खरीदा गया, मतलब साल के बीच में। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में 20,000 रुपये आ जाएंगे, किस चीज के नाम के? 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, एक एसेट्स है। अच्छा इसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, कितना मिल रहा है चेक करो, 1,000 रुपये मुझे इंटरेस्ट मिला, 20,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट जो है उसके ऊपर रेट पढ़ लो, रेट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आप गलती मत करना। ये आपने स्पोर्ट्स फंड, प्राइज फंड वगैरह में भी पढ़ा था, एक्रूड इंटरेस्ट हम लिखते थे, सेम बात यहाँ पे भी पढ़ो। आपके पास 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स 20,000 रुपये के हैं, 20,000 रुपये का 10% 2,000 रुपये, 2,000 रुपये हुए। लेकिन मुझे कितने मिले हुए हैं चेक करके देखो, डेबिट साइड में मुझे 1,000 रुपये मिले हुए हैं, तो 1,000 रुपये इंटरेस्ट जो मिला, और एक्रूड इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स कितना है? 20,000 रुपये का, मैं एक्रूड भी यहाँ पे लिख दूंगा, देखो ठीक है। यहाँ पे पूरे 2,000 लिखने पड़ेंगे, 1,000 मिले बेशक हैं, वो रिसिप्ट है, लेकिन इनकम 2 की है, तो 1,000 जो नहीं मिले वो एक्रूड के नाम से यहाँ पे आ जाएंगे। और ध्यान रखना कि कोई भी एसेट्स जब आप स्टार्टिंग में नहीं पड़ी थी, साल के बीच में खरीदते तो उसको एसेट्स में लिख देना उसी टाइम, सोचना मत, ठीक है। ट्रांजेक्शन के टाइम पे लिख दी जाएगी। मैंने आपको बताया था कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट्स में ही आते हैं, जैसे कैपिटल रिसिप्ट लाइबिलिटी में आती है, लेगेसी हो गया, एंडोमेंट फंड हो गया, ऑब्वियसली एसेट्स लिखो ना इसमें, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स का पॉइंट होगा, प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो, सिंपल सी इनकम है, 20,000 रुपये लिख दो, 20,000 रुपये। उसके बाद
मिसलेनियस रिसिप्ट है 3000 रुपये की, वो भी लिख देंगे, सिंपल पॉइंट है। सेल ऑफ क्रोकरी। अच्छा एक बात बताओ, क्रोकरी आपकी, पहले तो एक बात समझे, क्रोकरी कोई खर्चा नहीं बोलेंगे आप सीधा, क्रोकरी को बोलेंगे कंज्यूमेबल। कंज्यूमेबल में काउंट करना है इसको। आपके पास ना साल की स्टार्टिंग में 2000 रुपये का कुछ पड़ा था, देखते हैं एज ऑन 1/4/2019। सेम बात सोचो, क्या ये बैलेंस मुझे क्रोकरी का नीचे गिवन था? नहीं था। ट्रांजेक्शन के टाइम पे मुझे एक बैलेंस और पता लगा। कौन कौन से बैलेंस पता लगे पता है ट्रांजेक्शन के टाइम पे? इन्वेस्टमेंट, दूसरा क्या पता लगा मुझे? एक इन्वेस्टमेंट पता लगा, दूसरा क्रोकरी। ठीक है, ये दोनों पता लगे जो मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखने थे। ठीक, तो मैं क्रोकरी को पहले लिखूंगा जो 1/4/19 को मेरे पास पड़ी थी 2000 रुपये की, वो 2 की पड़ी थी, पहले तो 2 लिखूंगा। उसको मैंने 3000 रुपये का बेच दिया तो 1000 का प्रॉफिट दिखा था, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ क्रोकरी। ठीक है, कंज्यूमेबल वाला ट्रीटमेंट होता है, मतलब ये स्टॉक माना जाता है। ये स्टॉक ऑफ क्रोकरी भी लिख सकते हैं, वैसे तो क्रोकरी भी चलेगा वैसे तो। उसके बाद अब आते हैं हम रिसिप्टेड पेमेंट के क्रेडिट साइड में, मतलब पेमेंट वाली साइड आते हैं। तो पेमेंट वाली साइड पे हम चलते हैं। पेमेंट में सबसे पहले देखो क्या बोल रखा है। सबसे पहला पॉइंट है रेंट एंड टैक्सेस का। रेंट एंड टैक्सेस का है तो रेंट एंड टैक्सेस लिख दो डेबिट में 30,000 रुपये की। फर्नीचर देखो, चेक करो ओपनिंग बैलेंस कहीं पे पहले से फर्नीचर का पड़ा था 60,000 रुपये मेरे पास पहले से पड़ा हुआ था। 60,000 का फर्नीचर पड़ा था और एडिशन कितने का हुआ? थोड़ा ना स्पेस की कमी है, मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ। एडिशन आपके पास हुआ है फर्नीचर का 20,000 रुपये का। ठीक है, बस लिख दिया मैंने। ओपनिंग वाले बैलेंस में एडिशन ऐड हो गया, 80 का हो गया, बस यही था ट्रांजेक्शन में। ठीक है, अब आप कहेंगे डेप्रिसिएशन भी तो होगा, वो डेप्रिसिएशन वाले स्टेप में देखेंगे, थर्ड स्टेप में। मैंने आपको सीरीज बता रही कि कैसे काम करना है। अगर आपके पास कोई भी एसेट्स पड़ी है पहले से तो उसमें वो ऐड कर दो, नहीं पड़ी तो डायरेक्ट लिख दो, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स था। ठीक है ना, समझे बात को? ये उसके बाद अच्छा, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं सैलरी। सैलरी का अकाउंट है, आउटस्टैंडिंग सैलरी दोनों सालों की है, ओपनिंग की भी है, क्लोजिंग की भी है। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 रुपये, क्लोजिंग 3,000 रुपये, पेमेंट हुई 29,000 रुपये, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 30,000 चले जाएंगे। एक्सपेंस अकाउंट आपने मेरे से पढ़ रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कितने, 30,000 रुपये आपको सैलरी के नाम पे। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस सीधा लिख देंगे 10,000 रुपये, सैलरी एक्सपेंसेस लिख देंगे 15,000 रुपये। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इक्विपमेंट एसेट्स होती है, स्पोर्ट्स मटेरियल की बात नहीं हो रही, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की बात हो रही है। मटेरियल को तो कंज्यूमेबल की तरह ट्रीट किया जाता है, आपने छोटे क्वेश्चंस कर रखे हैं। ये इक्विपमेंट एसेट्स है, एसेट्स है, हम इसको कहाँ पे दिखाएंगे? 50,000 रुपये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। अगर आपके पास क्या पहले से बैलेंस था, जैसे इसका था फर्नीचर का, नहीं था तो डायरेक्टली स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो खरीदे वही लिख दो। अगर ओपनिंग था तो ओपनिंग में आप एडिशन ऐड करोगे, यहाँ पे था ही नहीं तो सीधा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमारा कितने का? 50,000 रुपये का खरीदा हमने। ठीक है, उसके बाद बिल्डिंग भी खरीदी 1,20,000 रुपये की, तो बिल्डिंग भी लिख दो। पहले से नहीं थी, चेक कर लो, अगर पहले से थी तो ओपनिंग में एडिशन ऐड करता। बिल्डिंग के बाद नेक्स्ट पॉइंट है परचेज ऑफ क्रोकरी। हमने साल में भी क्रोकरी परचेज किया, फिर बेची कौन सी है? जो ओपनिंग पड़ी थी। देखो जो ओपनिंग पड़ी थी वो क्रोकरी गई, वो 2,000 की गई, वो तो बिक गई। जो साल के एंड में खरीदी है, साल के मिडल में, मतलब वो क्रोकरी क्लोजिंग बैलेंस शीट में मैं दिखा दूंगा 5,000 रुपये की, बस यही ट्रीटमेंट है। ठीक है, उसके बाद चैरिटी इशू एक्सपेंसेस 10,000 रुपये के, वो मैंने लिख दिए, चैरिटी इशू एक्सपेंसेस 10,000 रुपये के। उसके बाद फिक्स डिपॉजिट है आपकी 1,00,000 रुपये की। क्या पहले से फिक्स डिपॉजिट पड़ी थी? एसेट्स है फिक्स डिपॉजिट, एफडी। एफडी पहले से नहीं थी तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे, मेरे पास स्पेस नहीं था, मैंने ऊपर लिख दिया 6% फिक्स डिपॉजिट 1,00,000 रुपये का। ठीक है, 1,00,000 रुपये की फिक्स डिपॉजिट। गवर्नमेंट बॉन्ड्स ऑलरेडी मैंने कवर कर लिया था, कब? जब वो इंटरेस्ट की बात आई थी ना, मैंने वही पे इसको कवर कर लिया था। लेकिन एक बात और, आप ना फिक्स डिपॉजिट में भी गलती मत करना। आपको एक चीज पता है कि इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स 1,000 दे रखा था, ध्यान से पॉइंट को समझना, 1,000 दे रखा था। गवर्नमेंट बॉन्ड्स थे 20,000 रुपये, मुझे पता लगा 20,000 रुपये का 10% तो 2,000 होता है। मुझे 1,000 मिला तो मैंने एक्रूड के नाम पे यहाँ पे लिख दिए और उसको एसेट साइड में एक्रूड इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड दिखा दिया। लेकिन एक बात चेक करो ना, एफडी जो मैंने खरीदी है 1/10/19 को, क्या इसका इंटरेस्ट दे रखा है क्या? डेबिट साइड में चेक करो, ये भी तो एक एसेट्स है, इसका भी तो इंटरेस्ट मिलता है, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स का मिलता है, जैसे इन्वेस्टमेंट का मिलता है। तो चेक करो, एफडी का इंटरेस्ट तो डेबिट साइड में है ही नहीं। अगर नहीं है तो 1,00,000 रुपये का 6% और 1/10 को खरीदा था, तो 1/10 से 31 मार्च तक 3 महीने बनेगा, 6 महीने बनेंगे। तो 1,00,000 रुपये का 6% 6,000 रुपये और 6/12 कर देंगे तो 3,000 रुपये। सीधी सी बात है, मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए एफडी का 6 महीने का 3,000 रुपये।
तो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट्स। क्या एक बात बताओ, ये मुझे इंटरेस्ट मिल गया? नहीं मिला, 1 रुपए का भी नहीं मिला। गवर्नमेंट बॉन्ड्स में 1000 मिले होते, 1000 रुपए के रूट थे, या मुझे 3 के 3 नहीं मिले अभी तक। अगर 3 नहीं मिले तो मैं इनकम में दिखा देता हूँ, बाय एक्रूड, सारा का सारा एक्रूड लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या था, कुछ मिल गए थे, कुछ को एक्रूड लिख दिया। यहाँ पे मैं सारे के सारे को एक्रूड लिख दूंगा। बाय एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एफडी 3000 रुपये, उसको एसेट साइड में दिखा दूंगा। ठीक है, इसको एसेट साइड में दिखा दूंगा, नीला मार्कर से लिख देता हूँ, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एफडी 3000। ठीक है, क्योंकि कुछ मिला ही नहीं है, सारा का सारा एक्रूड है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट बॉन्ड्स का आपका ऑलरेडी हो ही चुका है, तो मैंने सारे की सारी ट्रांजेक्शंस का ट्रीटमेंट कर दिया। फिर अब हम किसका करेंगे, हम डेप्रिसिएशन का करेंगे। डेप्रिसिएशन, नीचे पॉइंट पढ़ लो, डेप्रिसिएशन के बारे में क्या क्या बोल रखा है, पढ़ो। देखो, डेप्रिसिएशन का पॉइंट ये बोल रखा है कि डेप्रिशिएट फर्नीचर एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बाय 20%। पहले फर्नीचर की बात कर लेते हैं। फर्नीचर आपके पास 2 हैं, एक जो ओपनिंग पड़ा था और एक जो साल के बीच में खरीदा है, माइनस डेप्रिसिएशन। थोड़ा मतलब कहने का मतलब अगर विजिबल नहीं भी है ना तो सुन भी लोगे तब भी बात समझ आ जाएगी। कि हो सकता है कि छोटा छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि बोर्ड में सारा कुछ कवर करना है, मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन इसी बोर्ड में कवर करना है, इसलिए दिक्कत हो सकती है। अब देखो, 60,000 रुपये का फर्नीचर है जो ओपनिंग, उसके ऊपर तो 20% पूरा लग जाएगा। लेकिन ये जो मिडल में खरीदा है, ये फर्नीचर कब खरीदा है चेक करके देखो। ये 1/1/2020 को खरीदा है और 31 मार्च 20 को रिकॉर्ड बंद हो रहे हैं, मतलब 3 महीने का। इस वाले 60,000 रुपये पूरे साल का, इस वाले पे 3 महीने का। तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 60,000 का 20% 12,000 रुपये और 20,000 रुपये का 20% इंटू 20,000 रुपये के ऊपर 20% लगाना है। लेकिन कब, जो आप चेक करके देखो, एक को खरीदा 3 महीने का, तो 20,000 रुपये का 20% तो 4 महीने, 4,000, 4,000 का 3 बटे 12,000 रुपये, मतलब टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 13,000 रुपये। तो 13,000 रुपये मैं लेस कर दूंगा यहाँ से, तो आपके पास नेट आ गए 80 + 60 + 20, 80 - 13, 67,000 रुपीज़। ये ठीक है, 60,000 के ऊपर पूरा हो गया 12,000 और जो 20,000 है 20,000 के ऊपर 20% 4,000 और 3 महीने का 1,000 रुपये, तो टोटल हो गया 13,000। वहाँ से लिख दिया। उसके बाद और किसके ऊपर लगाना था हमने डेप्रिसिएशन, और हमने लगाना था किसको बोल रखा है इन्होंने, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे 20%। मुझे एक बात बताओ, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमने कब खरीदा है, 1/10 को। 1/10 को खरीदा है तो 50,000 रुपये का 20% 10,000 रुपये, 10,000 रुपये का, क्योंकि 1/10 को खरीदा है तो 5,000 आधा, तो मैं यहाँ पे 5,000 रुपये लेस कर दूंगा डेप्रिसिएशन, लेकिन कितने का, 6 मंथ का लगाऊंगा, तो टोटल हो गया 45,000 रुपीज़। ये ठीक है, आपको अगर सुनाई भी दे रहा है, जरूरी नहीं है कि दिखे बिल्कुल क्लैरिटी में, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं। उसके बाद और किसका पॉइंट बोल रखा था, और किसी के डेप्रिसिएशन की बात बोल रखी है, बिल्डिंग के ऊपर 10%। क्या बिल्डिंग आपके पास पहले से तो एग्जिस्ट करती ही नहीं थी, तो बिल्डिंग के ऊपर, और बिल्डिंग के बारे में बता रहे हैं कि बिल्डिंग कब खरीदी है, एक बार चेक करके देखो। बिल्डिंग के बारे में कुछ नहीं बता रहा, मान के चलना है पूरे साल का लगाएंगे, तो बिल्डिंग के ऊपर अगर आप लगाओगे पूरे साल का, बिल्डिंग है कितने की खरीदी हमने, 1,20,000 रुपये की, जब 10% 12,000 रुपये, तो 1,20,000 में से 12,000 चला गया तो 1,08,000 ये हो गया। हमारे पास डेप्रिसिएशन का पॉइंट भी हो गया। अब मैचिंग करते हैं, मैचिंग पे आओ, क्योंकि ना मैचिंग में क्या होता है, कोई ऐसी आइटम जो ओपनिंग बैलेंस शीट में तो पड़ी है, क्लोजिंग में लिखने से रह गई हो, आप चेक कर लो, कुछ भी रह गया हो तो देखो, कैश बैंक तो हो चुका, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल ओपनिंग भी लिखी हुई है, क्लोजिंग भी लिखी हुई है। अच्छा, बिलियार्ड टेबल ओपनिंग में है, क्लोजिंग में नहीं लिखा हुआ। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मैंने आपको लास्ट क्लास नहीं बताया था, अगर कोई ऐसी एसेट जो ओपनिंग में है और क्लोजिंग का भी बैलेंस दे रखा है तो ओके, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बैलेंस दे रखा था क्लोजिंग बिलियार्ड टेबल का? नहीं। दूसरा, क्या बिलियार्ड टेबल की कोई ट्रांजेक्शन हुई थी, मतलब बिलियार्ड टेबल कोई हमने और खरीदी हो या बेची हो, वो भी नहीं, चेक कर लो, मतलब दूसरा स्टेप भी फेल। पहले स्टेप में बैलेंस नहीं गिवन बिलियार्ड टेबल का क्लोजिंग वाला, ना ही कोई उसकी ट्रांजेक्शन हुई है। क्या बिलियार्ड टेबल का डेप्रिसिएशन लगा है? थर्ड स्टेप चेक करो, नहीं लगा। देखो, बिलियार्ड टेबल के ऊपर रेडी नहीं बता रखा डेप्रिसिएशन का, मतलब जब आपका स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 में इसका नाम नहीं आया, मतलब एज इट इज इसको कहाँ पे लिख देंगे बिलियार्ड टेबल को, क्लोजिंग में।
बिलियार्ड टेबल कितने रुपए है हमारा? 3 लाख रुपए। ये क्या है? यही तो मैचिंग है। बात समझे? मैंने जान के क्वेश्चन में पहले मैं इसके ऊपर डेप्रिसिएशन का रेट लिख रहा था, फिर मेरे को ध्यान आया कि मैचिंग वाला रूल ना एक क्वेश्चन में लगना चाहिए, पिछले में लगा नहीं था, इसीलिए मैंने जान के इसके अंदर लगाया ये। समझे बात को? ठीक है। तो बिलियार्ड टेबल जो है अब एज इट इज जाएगा। डेप्रिसिएशन का मैंने इसलिए पॉइंट हटा दिया था बीच में से, ताकि आपको पता लगे कि मैचिंग क्या है। उसके बाद अच्छा, बिलियार्ड टेबल आपने लिख दिया, फर्नीचर लिखा गया, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल भी हो गया, एंट्रेंस फीस रिसीवेबल तो आना ही नहीं है। अब आप ये थोड़ा ना कि जबरदस्ती लिखना है क्लोजिंग में। देखो जो एंट्रेंस फीस रिसीवेबल का ट्रीटमेंट आपका ट्रांजेक्शन के टाइम पे हो चुका है ना। ट्रांजेक्शन के टाइम पे क्या होगा कि पिछले जो बकाया थे वो मिल गए, बाकी करंट ईयर की इनकम में डाल दिए 50,000 रुपये, 70 मिले थे तो ये नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट 40,000 रुपये की है ओपनिंग, और ये ओपनिंग पता है कहाँ से निकली थी? ट्रांजेक्शन वाले स्टेप से निकली थी। वैसे तो गिवन ही नहीं थी, वो ट्रांजेक्शन में 2,000 रुपये का इंटरेस्ट दे रखा था, ब्रैकेट में लिख रखा था कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, वहाँ से निकली थी ओपनिंग बैलेंस। तो इसको हम कहाँ लिख देंगे? 40,000 रुपये इन्वेस्टमेंट को क्लोजिंग में भी लिख देंगे। मैं कहीं पे स्पेस बना के लिख देता हूँ, आपके पास स्पेस बहुत सारा होगा, इसीलिए आप नहीं ऊपर नीचे करेंगे, आप अपना अच्छे से करना है इसको क्वेश्चन को। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, और यहाँ पे लिख देता हूँ इन्वेस्टमेंट। जो ओपनिंग है वही क्लोजिंग है, ये मैचिंग के अंदर कवर आ गया। ठीक है, मैचिंग। उसके बाद क्रोकरी हमने जो 2,000 की ओपनिंग पड़ी थी वो तो ट्रांजेक्शन में लिख गई, बल्कि क्लोजिंग हमने खरीदी है वो 5 की लिख दी, तो और कुछ आइटम इधर नहीं रहेगी, और क्लोजिंग वाली जो सैलरी आउटस्टैंडिंग ओपनिंग थी क्लोजिंग भी गिवन है। अब हमारा लास्ट स्टेप है टैली करने का। अब मैचिंग हो चुका, मैचिंग में 2 चीज़ें आई हैं, एक क्या बिलियार्ड टेबल और दूसरा इन्वेस्टमेंट। अब हम क्या करेंगे? टैली करेंगे। टैली के अंदर सबसे पहले मुझे क्या निकालनी है? कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो हम कैपिटल अब निकालते हैं। कैपिटल का मुझे टोटल करने में टाइम लगेगा। देखो मैंने टैली भी कर दिया है, जिसमें मैंने ओपनिंग कैपिटल फंड निकाली है, 5,60,000 रुपये आई है। इसके अंदर हमने सरप्लस लिख दिया है, तीनों डेप्रिसिएशन जो यहाँ के थे, फर्नीचर का, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का और बिल्डिंग का, तीनों डेप्रिसिएशन लिख दिए, और उसके बाद सरप्लस यहाँ पे ट्रांसफर किया, और टोटल आया आपका बैलेंस शीट का दोनों साइड का 7,96,000 रुपीज़। ठीक है, अब आपका जो क्वेश्चन था कंसेप्ट क्वेश्चन 2 वो पूरा हो चुका। अब नेक्स्ट क्लास में सिर्फ स्टडी मैट के क्वेश्चन पे ही डिस्कस होगी। आपके कंसेप्ट मैंने बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर दिए हैं, और जो आपको काम दे रखा था लास्ट क्लास में कि आपको कैसे क्वेश्चंस करने हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, वो तो आप कर ही लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, स्टडी मैट के क्वेश्चंस करेंगे। बाय बाय।